नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ये आपकी 17वीं प्रैक्टिस सेट होने वाली है। अगर आपने इसके पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें अपने टीचर्स फैमिली को, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास की दोस्तों मिलता रहे। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, फिर इसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारी क्लासेज या इंड स्क्रीन के आपको लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और दिया गया कि स्थान और दूरियां दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहते हैं। जी हाँ, स्थानों, दूरियां, दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति होती है उसको समझने की क्षमता दिशात्मक कौशल, आपका चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता कहलाती है वह हमारा दोस्तों क्या है, हमारा चित्रण कौशल कहलाता है। कौन सा है? क्षमता जो होती है चित्रण कौशल या मैपिंग स्किल भी आ सकता है। तो दोनों सेम है, चित्रण कौशल और आपका मैपिंग स्किल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया दोस्तों स्क्रीन पर है कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, भारत की माउंटेन रेलवे, सुंदरवन नेशनल पार्क या कालका शिमला रेलवे। राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में स्थित है वह हमारा कहलाता है भारत की माउंटेन रेलवे कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत की माउंटेन रेलवे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित है। यह रेलवे भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयी रेल जो पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी रेल तमिलनाडु में है, कालका शिमला रेल हिमाचल प्रदेश आदि में आते हैं। ये सभी रेलवे दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो स्थल की सूची है उसमें शामिल किया गया। अब आपको पता है कि एक चिन्ह या प्रतीक से भी प्रश्न आता है। एक आपका ऐसा देखिए चिन्ह दिया रहेगा, मैं बता देता हूँ। ऐसा तीर का चिन्ह रहेगा, एक ऐसे कट का बना रहेगा, ठीक है। तो प्रतीक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक का अर्थ ये मतलब ये जो प्रतीक दिया गया है इसका अर्थ रुके होगा, ठीक है, प्रवेश वर्जित हो जाएगा, ठीक है, पैदल यात्री निषिद्ध हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा। तो प्रतीक का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, ऐसे सर्किल बना रहेगा जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें एक तीर का निशान लगा रहेगा, उसमें एक कट बना रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है? प्रवेश वर्जित है, ठीक है। ऐसे तीर मतलब क्या है? प्रवेश है। अगर इसमें कट लगा दी जाए तो प्रवेश वर्जित कहला जाएगा। और भी जैसे आपके पूछे जाते हैं प्रतिबंध समाप्त, यानी ऐसे गोला लगा रहेगा, एक कट दे दिया गया तो यह कहलाता है प्रतिबंध समाप्त। और अगर ऐसे आपका पूरा यह भरा हुआ है, ठीक है, और बीच में आपका क्या है, वनली दूसरा कलर मान लीजिए, ऐसे पूरा एक कलर, ठीक है, भरा रहेगा, और दूसरा कलर मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसे कट लगा तो क्या कहलाएगा? नो पार्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये हमारा नो पार्किंग कहलाता है, जैसे आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एक ऐसा अगर रास्ता दिया रहे इस प्रकार का, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम क्या कहते हैं? गिव अवे, यानी रास्ता देना। ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, अगर इसको क्या कहते हैं? इसको गिव अवे कहते हैं, यानी रास्ता दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH3, NH7 या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो भारत का दोस्तों सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह हमारा NH7 कहलाता है, ठीक है। और यह जो NH7 मार्ग है दोस्तों कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और 3745 किलोमीटर तक यह दोस्तों फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी? अगर 2017 पूछा जा रहा है, ठीक है, दिया गया है और ये आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान देना। तो वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी होगी? 15,435, 215, 435, 142, 126 या, ठीक है, कितना दिया? 1 लाख किलोमीटर। तो मेरे प्यारे मित्रों
अगर हम वर्ष 2017 में राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत की कुल लंबाई देखें तो इसमें आपका दोस्तों कितना था, 115,435 था। अगर हम 2019 का देखें, जी हाँ, अगर 2019 में देखें राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई तो 142,126 किलोमीटर हो चुकी थी 2019 में, ठीक है। अब बाकी आपका 115,435 ये कब था, 2017 में, और 2019 में 142,126 किलोमीटर हो चुकी थी। अभी आप करंट में भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH4, NH7, NH47A या NH10। NH10 शायद एक मूवी भी आई थी, शायद आपको पता भी हो। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है NH47A। जी है, NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते। ये भी प्रश्न आ सकता है कि राज्यों की राजधानियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, जो आपके एर्नाकुलम को से क्या है, कोची बंदरगाह से जोड़ता है, जो आपका NH47A है। और NH44 भारत की सबसे लंबी चालू सड़क है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। NH44 सबसे या प्रश्न आ गया कि भारत की सबसे लंबी चालू सड़क कौन है, तो आपका NH44 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आइए देखते हैं, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? 1852 में, 53 में, 54 में या 56 में की गई थी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, आपके TT एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वो हमारा सन दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है, 1853 की बात करेंगे। जी हाँ, देश की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से के नाम से जाना जाता है, और ठाणे के बीच में क्या है, मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफ़र तय किया था, यानी 34 किलोमीटर की लंबाई सर्वप्रथम इस सफ़र में शुरुआत की गई थी। और भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बड़ी उपलब्धि भी थी। कब? वह 16 अप्रैल 1853 है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपको पता होगा आज कैसा दोस्तों, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप लोग समझ सकते हैं, फिर भी हम कंटिन्यू क्लासेज कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, फीडबैक मिलता रहे। विश्व का सबसे लंबा दोस्तों प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या जयपुर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफार्म होता है दोस्तों, वह हमारा कौन सा कहलाएगा? वह कहलाएगा गोरखपुर। गोरखपुर जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, टॉय ट्रेन चलाई जाती है। जी हाँ, टॉय ट्रेन रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं। तो टॉय ट्रेन दोस्तों कहाँ पर चलाई जाती है? आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कह रहा है दोस्तों? जी हाँ, टॉय ट्रेन दोस्तों कहाँ पर चलाई जाती है? ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाती है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनों को टॉय ट्रेन कहा जाता है। इन ट्रेनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? धुबरी से सदिया, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कुट्टापुरम या तलचर से पारादीप। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग जो दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया कहलाएगा। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 10 में, 1911 में, 1912 में, 1952 में। तो भारत में वायु परिवहन की दोस्तों शुरुआत कब की गई थी? राइट ऑप्शन होगा 1911 में। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में
इसके तहत इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक सेवा का परिचालन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपको सुमेलित करना है। यह एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक तरफ आपका स्थान है। कौन सा सुमेलित नहीं यानी गलत बताना है आप लोगों को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, ये आपका गलत दिया गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों चेन्नई में नहीं है, ये दोस्तों आपके हैदराबाद में है। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपके हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल, इंटरनेशनल या कोई नहीं। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल कहला जाएगा। ईमेल का पूरा नाम आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है और यह डिजिटल संचार का एक महत्वपूर्ण साधन भी माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करें, कमेंट करें। दोस्तों स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि कल शाम से दोस्तों मैंने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि जो बीमारी है वह दोस्तों पेट संबंधी मेरे को बीमारी है। और सोच सकते हैं कल से भोजन नहीं किया और आज भी सुबह नहीं किया, अभी शाम तक हो गया। तो ये सारी दोस्तों जो एनर्जी मिलती है, जो प्रोटीन मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, वो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की स्नेह के द्वारा मिलता है। दोस्तों बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, शिक्षा को सपोर्ट करें। मैं नहीं कहता हूँ मेरे को सपोर्ट करें, आप जयसवाल सर को सपोर्ट करूँ। दोस्तों आप लोग शिक्षा को सपोर्ट करें क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, इसलिए आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जयसवाल सर दिल से तहे दिल से नमन, स्वागत, शुक्रिया करते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं और भी 4-5 प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। आप बोलेंगे सर अपनी लाइफ की सारी चीज़ें करने लगते हैं। दोस्तों आप कुछ नहीं, जब आप कनेक्टिविटी जब आपसे जुड़ते हैं तो आप अपने आप से जो कुछ होता है अपनी लाइफ से सारी कुछ आपसे अपने आप निकल आता है। आप बोलने ना भी बोले ना, फिर भी आप निकल आता है, क्योंकि एक फैमिली है। मैं इसे परिवार समझता हूँ और इस परिवार के आप सभी लोग सदस्य हैं, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों कौन एक ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, B2B, B2C, B2G या आपका B2A कहलाएगा। जी हाँ, आपका ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो B2A दिया गया है पहले समझ लेते हैं सारी चीज़ें हैं क्या। B2B का मतलब होता है व्यापार से व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2G का मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, व्यापार से सरकार। B2C, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर, व्यापार से उपभोक्ता। लेकिन C2C का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता से उपभोक्ता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, B2A दिया गया है, जो कि B2A नहीं होता। ये 4 चीज़ें होती हैं, चारों पूछी जा सकती हैं। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस यानी व्यापार से व्यापार। B2G मतलब व्यापार से सरकार, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, व्यापार से उपभोक्ता। और एक होता है C2C, उपभोक्ता से उपभोक्ता, यानी कि कस्टमर से कस्टमर या कंज्यूमर से कस्टमर। ये क्या कहलाते हैं, ई कॉमर्स के प्रकार कहलाते हैं। लेकिन आपका B2A प्रकार नहीं होता। अगर यहाँ पर क्या दिया रहता, C2C दिया रहता, तो फिर आपका प्रकार कहलाता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट, कोबल। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, आपका फीडबैक शर्मान है दोस्तों, आप लोग कमेंट करते रहें। तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो दोस्तों आपको पता है कोबल की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल, आर्कुट, लिंक्डइन प्रमुख आपके सोशल नेटवर्क साइटें कहलाते हैं, जबकि कोबल एक कंप्यूटर की एक भाषा है। कोबल क्या है दोस्तों,
कोबोल एक क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक भाषा है आपकी। अगला प्रश्न है कि ट्विटर वेबसाइट की स्थापना कब की गई है? वर्ष 2006 में, 7 में, 2008 में, ये 2009 में। तो दोस्तों ट्विटर वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो वैकेंसी के बारे में सारी चर्चा की गई थी, तो सारी चीज़ें वो ट्विटर के माध्यम से ही की जाती है। तो ट्विटर की स्थापना दोस्तों आपके सन 2006 में शुरुआत किया गया था। किसने शुरुआत किया? जैकी डोसी द्वारा शुरुआत किया गया था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि ट्विटर वेबसाइट का प्रारंभ जो 2006 में किया गया, किसके द्वारा? जैकी डोसी के द्वारा किया गया था। इसे इंटरनेट का क्या कहते हैं? एसएमएस की संज्ञा दी गई है। प्रश्न आ सकता है कि इंटरनेट का एसएमएस संज्ञा किसको दी गई है? तो ट्विटर वेबसाइट को दी गई है और इसका प्रारंभ 2006 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत दोस्तों कब की गई है? 1837 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1856 ईस्वी में। तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की दोस्तों शुरुआत की कब की गई थी? दोस्तों आपको आवाज़ में भी लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जो सारी चीज़ें बताऊँ, आवाज़ से ही पता चल रहा है। मेरे से मुख से सही शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1837, 1852, 1854 या 1856। आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह आपके 1854 में की गई थी। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत 1854 ईस्वी में की गई। इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। अर्थात दोस्तों आधुनिक डाक जो प्रणाली की शुरुआत की गई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो उस समय आपका लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था जब आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1854 ईस्वी में। दोस्तों यही क्लास आज तक यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो ज़रूर कंटिन्यू करते रहेंगे क्लास, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि ही है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर।